नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव, कक्षा 8, विषय हिंदी, पाठ नंबर 2, अनेक नहीं हम एक हैं। इस पाठ की वर्कशीट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लिखित प्रश्नों के उत्तर में लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी प्रश्नों का उत्तर, इसके बाद बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर, फिर भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर और उनसे रिलेटेड कुछ परिभाषाओं को हम लोग आज समझेंगे। ताइए अब एक एक करके हम लोग सबसे पहले मौखिक प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं कि क्या मौखिक प्रश्नों के किस प्रकार से उत्तर हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है। मौखिक प्रश्न नंबर 1, भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है। तो इसका उत्तर है देश की अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। क्या है इसका उत्तर? देश की अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, करा है भारत में रहने वालों का एक सामान्य नाम क्या है। क्वेश्चन क्या है? भारत में रहने वालों का एक सामान्य नाम क्या है। तो इसका उत्तर होगा भारत में रहने वालों का एक सामान्य नाम है भारतवासी। क्या नाम है? भारतवासी। करा है भारत में रहने वालों का एक सामान्य नाम है भारतवासी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप लोग, करा है किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। इसका उत्तर होगा रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। क्या होगा? रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, करा है भारत देश किनमें विभक्त है। भारत देश किनमें विभक्त है। इसका जवाब होगा, इसका उत्तर होगा भारत देश विभिन्न राज्यों में विभक्त है। भारत देश भिन्न भिन्न राज्यों में विभक्त है, या कह सकते हैं भारत देश भिन्न भिन्न प्रांतों में विभक्त है। ते रहे आपके 4 मौखिक प्रश्न के उत्तर और प्रश्नावली हम लोग देखते हैं लिखित प्रश्नों के उत्तर। लिखित में सबसे पहले हम लोगों को देखना है लघुत्तरीय प्रश्न। कौन से प्रश्न? लघुत्तरी। लघु माने क्या होता है? छोटा, और दीर्घ माने बड़ा। तो लघुत्तरी क्वेश्चन पहला देख लेते हैं सबसे पहले, भारत की अनेकता में क्या आता है। करा है भारत की अनेकता में क्या क्या आता है। तो इसका उत्तर होगा लघुत्तरी प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है भारत की अनेकता में भिन्न भिन्न प्रदेश, उनकी अलग अलग बोलियां, उनके अपने पर्व व त्योहार, उनकी वेशभूषा, उनके अपने रीति रिवाज, खान पान आता है। करा है भारत की अनेकता में भिन्न भिन्न प्रदेश, उनकी अलग अलग बोलियां, उनके अपने पर्व व त्योहार, उनकी वेशभूषा, उनके अपने रीति रिवाज, खान पान आता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं लघुत्तरी का। इसमें कह रहा है कि भारत के लोगों को माला के मोती किस आधार पर कहा गया है। करा है भारत के लोगों को
माला के मोती किस आधार पर कहा गया है? तो इसका उत्तर है भारत के लोगों को माला के मोतियों के समान जुड़ा हुआ इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे सभी मोती एक ही धागे में पिरोकर माला बनाते हैं, उसी प्रकार भारत में रहने वाले अलग अलग धर्म तथा जातियों के लोग भारतीयता के सूत्र में बंधकर भारतवासी कहलाते हैं। तो देखिए इसका उत्तर एक बार फिर से आप लोग देख लें। कह रहा है भारत के लोगों को माला के मोतियों के समान जुड़ा हुआ, भारत के लोगों को माला के मोतियों के समान जुड़ा हुआ इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे सभी मोती एक ही धागे में पिरोकर माला बनाते हैं, उसी प्रकार भारत में रहने वाले अलग अलग धर्म तथा जातियों के लोग भारतीयता के सूत्र में से बंधकर भारतवासी कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कह रहा है विविधता में एकता किस पर ध्यान केंद्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि विविधता में एकता किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो उत्तर इसका देखें आप लोग। कह रहा है कि विविधता में एकता हमारा ध्यान एकता के अस्तित्व पर केंद्रित करता है। इसने हमें देश की अखंडता के विषय में पता चलता है। राष्ट्रीय एकता व देश प्रेम दृष्टिगोचर होता है। फिर से देख लें इसको। कह रहा है विविधता में एकता हमारा ध्यान एकता के अस्तित्व पर केंद्रित करता है। इसमें हमें देश की अखंडता के विषय में पता चलता है। राष्ट्रीय एकता व देश प्रेम दृष्टिगोचर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कह रहा है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा राजस्थान के लोक नृत्यों के नाम लिखिए। हर राज्य के अलग अलग लोक गीत लोक नृत्य होते हैं। भारत के लोग समस्त राज्यों को लोक नृत्यों को संगीतों को सब मिलजुल करके मनाते हैं। तो आइए देखिए, हर राज्य के अपना अलग अलग संगीत और लोक नृत्य होता है, लेकिन इसमें कुछ विशेष राज्यों के बारे में ही पूछा गया है। जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा राजस्थान के लोक नृत्यों के नाम पूछ रहा है। तो महाराष्ट्र सबसे पहले देखेंगे, महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो महाराष्ट्र में लवणी लोक नृत्य है। और तमिलनाडु का सबको पता होगा भरतनाट्यम है। राजस्थान का घूमर है। क्या है? घूमर है। इसी प्रकार अन्य राज्यों के अलग अलग लोक नृत्य होते हैं। कह रहा है इसी प्रकार अन्य राज्यों के भी लोक नृत्य होते हैं। तो आपको मौखिक प्रश्नों का उत्तर और लिखित में लघु उत्तरी प्रश्नों का उत्तर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और इसको समझेंगे तो आपको शायद याद भी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न और बहुवैकल्पिक प्रश्न और भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर लेकर के आएंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव, कक्षा 8, विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लेकर के आए हैं।
उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे। जो कि आपके ये क्वेश्चन स्क्रीन पे उसके उत्तर दिख रहे हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे और इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर शायद आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं, इसके बाद इसके उत्तर पर आते हैं। धर्म के नाम पर अनेकता में एकता किस प्रकार दिखाई देती है? करा है कि धर्म के नाम पर अनेकता में एकता किस प्रकार दिखाई देती है। इसका जवाब अब हम लोग देखेंगे कि धर्म के नाम पर अनेकता में एकता किस प्रकार दिखाई देती है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है धर्म के नाम पर भी हमारे भारतवर्ष में अनेकता में एकता दिखाई देती है। तो फिर से देख लें इस लाइन को। धर्म के नाम पर भी हमारे भारतवर्ष में अनेकता में एकता दिखाई देती है। रानी कर्मवती ने हिंदू जाति की होकर भी मुसलमान धर्म के बादशाह को राखी भेजकर भाई बनाया था। हिंदू धर्म के लोग गुरुद्वारे में और सिख धर्म के लोग मंदिरों में पूजा प्रार्थना करते दिखाई देते हैं। यहाँ धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं है। फिर से देख लें इस उत्तर को पूरे के पूरे। करा है धर्म के नाम पर भी हमारे भारतवर्ष में अनेकता में एकता दिखाई देती है। रानी कर्मवती ने हिंदू जात की करा है कि रानी कर्मवती ने हिंदू जात की होकर भी मुसलमान धर्म के बादशाह को राखी भेजकर क्या भेजी थी? राखी भेजकर क्या भेजकर? राखी भेजकर भाई बनाया था। हिंदू धर्म के लोग गुरुद्वारे में और सिख धर्म के लोग मंदिरों में पूजा प्रार्थना करते दिखाई देते हैं। यहाँ धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं है। तो आइए दीर्घोत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं कि 2 क्वेश्चन नंबर में क्या चीज़ें दी गई हैं। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। भारतीय संस्कृत विश्व में महान कही जाती है, तर्क सहित पुष्टि कीजिए। क्या कर रहा है? भारतीय संस्कृति विश्व में महान कही जाती है, तर्क सहित पुष्ट कीजिए, माने तर्क सहित इसको स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को विश्व में महान माना गया है। इसका उत्तर है इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय संस्कृति विश्व में महान कही जाती है। अर्थात कि भारतीय संस्कृति विश्व में महान कही जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं जहां इतनी अधिक भाषाओं का चलन हो। करा है कि दुनिया में विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतनी अधिक भाषाएं बोली जाती हों, इतनी अधिक भाषाओं का चलन हो। फिर भी हमारा भारतवर्ष एक है, यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। करा है हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश भारतवर्ष एक है, यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। करा है सरहद पर लड़ने वाले सैनिक के मन में किस भाव की प्रधानता होती है। करा है प्रश्न है सरहद पर लड़ने वाले सैनिक के मन में
किस भाव की प्रधानता होती है? तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। सरहद पर लड़ने वाले सैनिक के मन में एक ही भाव होता है कि वह केवल भारतीय है। उसके मन में यह भावना कभी नहीं आती कि वह किस धर्म या जाति का है। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि भारतीय सैनिक के रूप में लड़कर शत्रु को हराना। तो इसका उत्तर एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। सरहद पर लड़ने वाले सैनिक के मन में एक ही भाव होता है कि वह केवल भारतीय है। उसके मन में यह भावना कभी नहीं आती कि वह किस धर्म या जाति का है। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि भारतीय सैनिक के रूप में लड़कर शत्रु को हराना। सरहद पर लड़ने वाला सैनिक, उसके मन में एक ही भाव होता है कि मैं भारतीय हूँ और भारतीय होने के नाते हमें भारत की विजय प्राप्त करनी है और शत्रु को हराना है। उसके मन में ये भाव कभी नहीं आते हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सब विचार उसके मन में नहीं आते। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसके बाद इसके उत्तर को देखते हैं। भारत की अनेकता में एकता को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। करा है भारत की अनेकता में एकता को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए करा है, भारत की अनेकता में एकता का यह तात्पर्य है। करा है, भारत की अनेकता में एकता का यह तात्पर्य है। तात्पर्य मतलब है कि हम सब अलग अलग होते हुए भी एक हैं। चाहे हम किसी भी जात या धर्म के हों या हमारा कोई भी नाम हो, परंतु हम सबका एक सामान्य नाम है भारतवासी। क्या करा है, भारत की अनेकता में एकता का यह तात्पर्य है कि हम सब अलग अलग होते हुए भी एक हैं। चाहे हम किसी भी जात या धर्म के हों या हमारा कोई भी नाम हो, परंतु हम सबका एक सामान्य नाम है भारतवासी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन, इसके बाद उसके उत्तर को देखेंगे। करा है, अनेकता में एकता हम सबके लिए किस प्रकार लाभदायक है। कह रहा है कि अनेकता में एकता हम सबके लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो देखें, करा है, अनेकता में एकता के अत्यंत लाभ हैं। करा है, अनेकता में एकता के अत्यंत लाभ हैं। हमारे कार्यस्थल पर, संगठन और समुदाय में इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, मुश्किलों से लड़ने में हमारी मदद करता है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ती है, सांप्रदायिकता का नाश होता है, समस्त भारतवासी एक सूत्र में बंधकर एक हो जाते हैं, भारत का विश्व में सम्मान होता है। इसका उत्तर एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। अनेकता में एकता के अत्यंत लाभ हैं। करा है, अनेकता में एकता के अत्यंत लाभ हैं। हमारे कार्यस्थल पर, संगठन और समुदाय में इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इस एकता से, एक साथ होने से हमारा मनोबल बढ़ता है, मुश्किलों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ये एकता विपत्ति के समय, मुश्किलों के समय लड़ने में क्या करती है, मदद करता है, पर्यटन को भी बढ़ावा
मिलता है। यही एकता को देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ती है। सांप्रदायिकता का नाश होता है। समस्त भारतवासी एक सूत्र में बंधकर एक हो जाते हैं। भारत का विश्व में सम्मान होता है। क्या होता है? भारत का विश्व में सम्मान होता है। तो ये रहे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी फेयर नोटबुक में मौखिक से पहले आपको शब्दार्थ, फिर मौखिक प्रश्नों का उत्तर, फिर लिखित में लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और अपनी टेक्स्ट बुक को 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपके टेक्स्ट बुक में ही हैं। लेकिन फिर भी एक बार हम लोगों ने इसको समझ लिया तो आपको याद करने में आसान हो जाएगा। तो आइए अब इसी चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 का जो बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। करा है देश का विभाजन किन में है, माने हमारा देश किस आधार पे अलग अलग बटा हुआ है। शहरों में बटा है, गांवों में बटा है, प्रांतों में बटा है। हमारा क्वेश्चन नंबर ख सही हो जाएगा। हमारे देश का विभाजन प्रांतों में हुआ है। प्रांत माने राज्यों में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सीमा पर सैनिक किस नाते लड़ता है। करा सीमा पर सैनिक किस नाते लड़ता है। बहादुरी के लिए लड़ता है, सम्मान के लिए लड़ता है, भारतीयता के लिए लड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमा पर सैनिक भारतीयता के नाते लड़ता है। भारतीयता के नाते लड़ता है। फिर है भारत कैसा देश है। राजतंत्र, प्रजातंत्र, कोई भी नहीं। आप लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ भारत जो है प्रजातंत्र देश है। यहाँ प्रजा अपने राजा का चुनाव करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सरकार चलाने वालों की परख किस आधार पर होती है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, योग्यता के आधार पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ग सही हो जाएगा। भारत में सरकार चलाने वाले की परख योग्यता के आधार पर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। भारत देश में क्या विद्यमान है। भारत देश में क्या विद्यमान है। करा एकता में अनेकता विद्यमान है। अनेकता में अनेकता विद्यमान है। अनेकता में एकता। क्वेश्चन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। भारत देश में अनेकता में एकता विद्यमान है। तो आइए अब हम लोग भाषा की बात में देखेंगे सबसे पहले कि संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य भागों से संबंध जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। क्या देखेंगे? संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। संबंध बोधक क्या है? प्रश्न देख लें। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द संबंध बोधक हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक अव्यय भरकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। अव्यय, अव्यय शब्द का अर्थ होता है जिसका व्यय न किया जा सके, जिसे अलग न किया जा सके, जिसका खंड न किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। तो उससे पहले अब हम लोग देख लेते हैं संबोधक की परिभाषा क्या है। संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य भागों से संबंध जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य भागों से संबंध जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे ज्ञान बिना जीवन व्यर्थ है। बिना क्या है? संबंध है। ज्ञान और जीवन को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ज्ञान बिना जीवन व्यर्थ है। संबंध बोधक का काम है
कि उद्देश्य और विधेय दोनों शब्दों को क्या करे, जोड़ता है। और दूसरा देख लें, शाम के बाद घर आ जाओ। शाम के बाद क्या है, संबंध बोधक है। ये दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। शाम के बाद क्या है, संबंध बोधक, घर आ जाओ। तो आइए अब हम लोग कुछ शब्दों को यहाँ पे भरते हैं। कह रहा है घर के सामने एक बगीचा है। अब वह शब्द क्या है, के सामने। घर क्या है, आपका शब्द है और हमको एक बगीचा है, इससे जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, संबंध बोधक शब्दों को लाना होगा। तो संबंध बोधक शब्द हमारे हैं के सामने। घर के सामने एक बगीचा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राम डैश डैश सीता भी वन को गई थी। यहाँ हमको संबंध बोधक शब्द को जोड़ना है। तो संबंध बोधक शब्द क्या आएगा, के साथ। राम के साथ सीता भी वन को गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, अत्याचार डैश डैश आवाज उठानी चाहिए। अब हमें ऐसा शब्द जोड़ना है जो दोनों शब्दों को क्या करे, जोड़ दो, अत्याचार को और आवाज उठानी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, अत्याचार के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं फिर डैश डैश घुन भी पिसता है। तो कह रहा है गेहूं फिर डैश डैश घुन भी पिसता है। यहाँ संबंध बोधक शब्द को जोड़ना है इन दोनों को। कह रहा है गेहूं के संग या गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। माने अगर किसी अच्छे या बुरे के साथ आप हो तो आपको वो समस्याएं झेलनी पड़ेगी जो दूसरे को झेलनी पड़ रही हैं। इसका मतलब यह गेहूं के संग या के साथ घुन भी पिसता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पढ़ने के बाद क्या करो, सो जाओ। पढ़ने डैश डैश सो जाओ। अब इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए हमको संबंध बोधक शब्द की जरूरत पड़ेगी। संबंध बोधक है के बाद। पढ़ने के बाद क्या करो, सो जाओ। अब कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब इसके ऊपर वाले उदाहरण में हम लोगों को क्या करना था, संबंध बोधक शब्दों को भरना था। अब यहाँ पे संबंध बोधक शब्द दिए गए हैं, अब उनका हमें चुनाव करना है कि कौन से इसमें संबंध बोधक शब्द हैं। तो देखें, कह रहा अच्छाइयों के साथ, क्या कह रहा है, अच्छाइयों के साथ। अच्छाइयों के साथ क्या है, यहाँ पे दे रखा है अच्छाइयों के साथ। अच्छाइयों के साथ जो है आपका संबंध बोधक शब्द है। कौन सा है, संबंध बोधक के साथ। के साथ ये आपका संबंध बोधक है। विद्या के बिना जीवन अधूरा है। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, के बिना जो लिखा गया है ये संबंध बोधक है। विद्या के समान, विद्या के सामने मैदान है। कह रहा है विद्यालय के सामने मैदान है। क्या, विद्यालय के सामने मैदान है। के सामने जो है आपका संबंध बोधक है। फिर है दूसरों के पीछे मत जाओ। के पीछे जो दिया गया है ये आपका संबंध बोधक शब्द है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संबंध बोधक शब्द जो है दोनों शब्दों को जोड़ने का काम करता है। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग कीजिए। क्या करना है, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। तो उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करने से पहले हम लोगों को उपसर्ग की परिभाषा जान लेना आवश्यक है। तो देखिए, कह रहा है
निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग कीजिए। कोई भी शब्द या कोई भी वर्ण किसी शब्द के पहले लग कर के उसके अर्थ को बदल दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। फिर से सुन ले इसकी परिभाषा उपसर्ग की। कोई भी शब्द या कोई भी वर्ण किसी मूल शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को बदल दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो अब हमको करना क्या है, यहाँ पर मूल शब्द और उपसर्ग के साथ शब्द दिए गए हैं, हमको उनको अलग करना है। तो चलिए एक एक को हम लोग अलग कर लेते हैं। पहला है अनेक। क्या है, अनेक शब्द दिया गया है। इसमें हमें देखना है कि उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है। मूल शब्द का मतलब होता है जो अपना एक पहले से अर्थ लिया हो और जैसे ही उपसर्ग उसके साथ लगता है और उसका अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। तो इसमें है अन प्लस एक। अन क्या है, उपसर्ग है। एक क्या है, मूल शब्द है आपका। दूसरा है संपूर्ण। संपूर्ण, यहाँ पे सम उपसर्ग है और पूर्ण जो है आपका मूल शब्द है। सम क्या है, उपसर्ग है और मूल शब्द है। तो देखिए तीसरे नंबर पे है अन्याय। अन्याय, इसमें अ उपसर्ग है, न्याय जो है आपका मूल शब्द है। चौथा है अपराजिता। अपराजिता, यहाँ पे अ जो है उपसर्ग है, पराजिता आपका मूल शब्द है। पांचवें नंबर पे आते हैं नालायक। नालायक, इसमें ना उपसर्ग है और लायक आपका मूल शब्द है। जैसे ही ना लगता है पूरे शब्द का अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। जबकि लायक पहले से एक अर्थ लेकर के बैठा हुआ है। जैसे इसके साथ उपसर्ग ना जुड़ता है तो इसके पूरे शब्द का अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। आते हैं छठे नंबर पे प्रतिनिधि। प्रतिनिधि, अब इसका देखिए उपसर्ग है प्रति और मूल शब्द है निधि। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुवैकल्पिक प्रश्न और भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर आपने देखा और इसे अपने टेक्स्ट बुक पे आप इसी क्रम में इसको लिख देंगे और उपसर्ग की परिभाषा को एक दो बार आप सुनेंगे और अगर ऐसे सुनने पे याद नहीं होती तो आप अपनी CW बुक पे इसे नोट कर लेंगे।